नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम बेहद खूबसूरत बिंदु शुरू करने जा रहे हैं। अब इस बिंदु तक जाने से पहले, इसका नाम मैं आपको बताने से पहले एक बार आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए जो पूर्व की कक्षा में हम पढ़ते आ रहे हैं या बहुत पहले से भी हमने जो पढ़ा है, उन सब चीज़ों को एक बार वापस से मैं वर्गीकृत करूँगा। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी गद्य की विधाएं, या हम बात करें हिंदी भाषा की जो विधा है, हिंदी की जो विधा है, इसमें दो प्रकार से हमारे पास नाम उपस्थित होते हैं। हम बात करें हिंदी विधा की, या जो हिंदी की विधाएं अगर आपसे पूछी जाए तो हिंदी की कितनी विधाएं हैं? दो। कितनी विधाएं हैं दोस्तों? दो विधाएं हैं, और इन दोनों विधाओं के अपने अपने नाम हैं। एक है आपको बहुत अच्छे से जिसका पता है, कौन सी? गद्य विधा। एक कौन सा नाम है? गद्य विधा। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? पद्य विधा। एक तो है कौन सी? गद्य, और एक कौन सी है? पद्य। दोनों का बहुत अच्छे से नाम हमें पता रहना चाहिए, गद्य विधा और पद्य विधा। इन दोनों में मोटा सा अंतर जो है वो क्या है? रचना शैली का। किसका अंतर होता है? रचना शैली का अंतर होता है। और अब इस रचना जो शैली है, इस रचना शैली को शुद्ध लिखा गया है या नहीं लिखा गया, या मैं कहूँ कि रचना शैली जो है वह सही है या नहीं, तो इस बात की वस्तुपरक और तथ्यपरक जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? इसकी शैलीगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों? शैलीगत विशेषताओं की। अब बात आएगी क्या शैलीगत विशेषताएं क्या होती हैं, अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए क्या कि रचना की शैली क्या रही। किसी भी विधा को अगर आपने लिखा है, चाहे वो गद्य रचना रही हो चाहे पद्य रचना रही हो, तो उसकी शैलीगत विशेषताओं में उसकी आप रचना किस प्रकार से कर रहे हैं, और इस रचना के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आती है क्या? भाषा। सबसे पहले क्या आती है? भाषा। और इस भाषा को शुद्ध करने के लिए हम किस पर चर्चा करते हैं? व्याकरण पर। किस पर चर्चा करते हैं दोस्तों? व्याकरण पर। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी रचना में हम रचना करना चाहें, किसी भी विधा में हम लेखन कार्य करना चाहें, तो उसकी शुद्धता के लिए हम उसकी शैलीगत विशेषता या रचनात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमें इसके शिल्प विधान पर चर्चा करनी होती है। शिल्प का मतलब जैसे कि एक कुंभकार होता है, एक शिल्पकार होता है, अर्थात जो नया आकार दे रहा है, किस आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी आकृति उसने बनाई है, उस आकृति की जांच, उसको आकृति देना और उस आकृति का नाम देना, ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं? उसकी शिल्प में आ रही हैं। ठीक उसी प्रकार भाषा का जो लिखा गया रूप है, चाहे वो गद्य विधा लिखी जाए चाहे वो पद्य विधा लिखी जाए, गद्य या पद्य विधा जो आप लिख रहे हैं उसमें शैलीगत या शिल्पगत त्रुटि तो नहीं है। इसकी जांच हम कहाँ से करते हैं? व्याकरण से करते हैं। कहाँ से कर लेते हैं? व्याकरण से कर लेते हैं। तो जब आप व्याकरण से इसकी जांच करते हो, तो गद्य के लिए तो हम बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, बहुपरिचित जिसको हम कह सकते हैं क्या, कि 3 अंगों से हम जांच लेते हैं। कहाँ कहाँ से? वर्ण जांच लिया, शब्द जांच लिया, और उसके बाद में क्या जांच लिए? वाक्य जांच लिए। मैं कहूँ कि अगर हमें गद्य विधा की जांच करनी हो तो हम व्याकरण के 3 अंग, या मैं कहूँ भाषा के जो मुख्य तीनों अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, इनकी हम किसकी जांच करते हैं? इनकी शुद्धता की जांच करते हैं। किसकी जांच कर लेते हैं दोस्तों? इनकी शुद्धता की जांच करते हैं कि वर्ण है तो शुद्ध है या नहीं है, शब्द है तो शुद्ध है या नहीं है, वाक्य है तो शुद्ध है या नहीं है। तो इनकी जो हम शुद्धता की जांच करते हैं दोस्तों, जो इनके हम शैली की जांच करते हैं, यह बहु प्रचलित या एक बहु
परिचित नाम जिसका कौन सा है, व्याकरण है। लेकिन दोस्तों यदि यही जांच आपसे करवाई जाए किस विधा में, पद्य विधा में, किस में करवाई जाए, पद्य विधा में। कहने का मतलब यह हुआ कि आपके समक्ष कोई रचना लिखी गई है, कोई रचना प्रस्तुत की गई है, पद्य का संदर्भ मेरा है क्या, मैं कहूँ कि आपके पास या आपके समक्ष कौन सी रचना आ जाती है, कोई काव्य रचना आ जाती है, आपके समक्ष कोई कविता प्रस्तुत कर दी जाती है और उस कविता के लिए आपको कहा जाता है कि इस कविता की शिल्पगत या शैलीगत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो आप वहाँ वर्ण शब्द वाक्य, वर्ण देख लोगे, शब्द की वर्तनी देख लोगे, लेकिन इसकी जो शैलीगत विशेषताओं की जब आपके जहन में चर्चा आएगी तो दोस्तों हम मोटे मोटे, ध्यान रखना, 4-5 नामों से परिचित होना चाहेंगे और वो नाम आपके समक्ष मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, रस। क्या आता है दोस्तों, रस। उसके बाद हम एक नाम और बहुत अच्छे से सुनते हैं जिसकी हम जानकारी लेना चाहेंगे या हम जिसको जांचना चाहेंगे, वह क्या है दोस्तों, अलंकार। क्या है, अलंकार। उसके बाद हम जिस चीज़ की जांच करते हैं वह क्या है, छंद है। वह क्या है, छंद। तत्पश्चात अन्य सहायक गुणों पर भी हम प्रकाश डालते हैं, जो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, जिन्हें हम कह सकते हैं क्या, काव्य गुण। क्या दोस्तों, काव्य गुण। आप चाहो तो इसमें यह भी देख सकते हो कि कहीं काव्य में दोष तो नहीं है, कहीं काव्य दोष तो नहीं है। और अंत में जो देखी जाती है वह होती है क्या आपकी दोस्तों, शब्द शक्तियाँ। क्या देखी जाती है, शब्द शक्तियाँ। इन सब तथ्यों की हम जांच करते हैं, इन सब तथ्यों की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। किसी भी बिंदु को पढ़ने से पहले, किसी भी प्रकरण को पढ़ने से पहले, जैसा कि हम सदैव कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, सबसे पहले हमें उस बिंदु का ब्रीफ पता होना चाहिए, उसकी भूमिका पता होनी चाहिए कि वास्तव में यह बिंदु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहाँ संबंध करता है। हिंदी भाषा में इस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ हमारे आवश्यक है, कहाँ जीवन में इसका उपयोग होगा, कहाँ इसका ज्ञानोपयोग कर सकेंगे, कहाँ हम इसे व्यवहार में लागू कर सकेंगे, यह अधिगम हमारे लिए कहाँ कारगर साबित होगा। तो जो पद्य विधा की व्याकरण के बिंदु हैं, जैसे गद्य विधा की व्याकरण में वर्ण शब्द और वाक्य में छंद रस अलंकार की हम चर्चा नहीं करते, हम चर्चा करते हैं संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया विशेषण की, संधि समास की, उपसर्ग प्रत्यय की, निपात और अव्ययों की। लेकिन पद्य विधा की जब हम व्याकरणिक चर्चा करेंगे या हम कहें पद्य विधा के शैलीगत या शिल्पगत सौंदर्य की जब बात आ जाती है तो हमारे सामने ये 5-6 मोटे मोटे नाम आ जाते हैं। रस हुआ, अलंकार हुआ, छंद हुआ, है काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ आदि पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो जो आज का हमारा प्रकरण है, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, यहीं से निकल कर आ रहा है, या मैं कहूँ कि पद्य विधा की जांच हेतु या पद्य विधा के सही तरीके से भाव को ग्रहण करने हेतु हमें जिस बिंदु का भली भांति से परिचय प्राप्त होना चाहिए, उस बिंदु का नाम ले रहा हूँ मैं, कौन सा, छंद। आज हम इस छंद प्रकरण पर चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं। छंद क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से इसके प्रकार हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण, क्या उदाहरण होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस छंद को शुरू करते ही हमारे जहन में जो सबसे अच्छा प्रश्न आ जाता है क्या, कि ये छंद क्या चीज़ है। दोस्तों पहले इसके केवल उदाहरण से समझो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि हमारे समक्ष कोई भी क्या हो, रचना हो सकती है, हमारे समक्ष कोई भी रचना हो सकती है। मान लीजिए हमारे समक्ष इतना बड़ा एक कागज पेज है या हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, हम देखते हैं कि उसमें ऐसे कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, हम देखते हैं कि उसमें ऐसे कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। फिर एक निश्चित अंतराल होता है, फिर उसमें इस तरीके से 4 पंक्तियां लिख दी गई। मोहन के पास एक कॉपी का पृष्ठ था, बहुत अच्छे से समझो, और उस मोहन ने देखा कि इसमें कुछ पंक्तियां बराबर 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 लंबाई में लिखी गई हैं, बराबर अंतराल पर लिखी गई हैं। उसके बाद दूसरे में भी 4 पंक्तियां इस तरीके से लिखी गई हैं। ये कौन सी शैली में लिखी गई हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये पद्य विधा होगी। कौन सी विधा होती है दोस्तों,
पद्य विधा होती है। कौन सी विधा होती है? पद्य विधा। अभी मैं परिभाषा पे लेके जाऊंगा, केवल आप एक उदाहरण से समझो, संरचनात्मक तरीके से इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए कि कहना क्या चाहा है मैंने। तो जब हम देखते हैं कि इस पृष्ठ पर लिखी गई इन 8 पंक्तियों में 4 ये वाली पंक्तियां, 4 ये वाली पंक्तियां और 4 ये वाली पंक्तियां, इनकी बराबर लंबाई है, अर्थात इनकी लंबाई क्या है? समान है। क्या है? समान। ये बराबर लंबाई में लिखी हुई हैं। और बहुत बार तो ऐसे भी हो जाता है कि ऐसे 4 पंक्तियां हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं और उन 4 पंक्तियों में हम पाते हैं क्या कि लंबाई तो बराबर है ही, उसके साथ साथ सभी में एक निश्चित जगह पर क्या लगा हुआ है? अल्प विराम लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, विराम चिन्ह लगा हुआ है। दोस्तों, इसी का जूम अर्थात इसी का बड़ा रूप मैंने यहाँ लिख दिया कि ये 4 पंक्तियां इस तरीके से लिखी हुई हैं, तो आप इन्हें भी क्या नाम देंगे कि सर यह भी क्या है? पद्य है। क्या है? पद्य विधा है। तो इस पद्य विधा में, या मैं कहूँ कि इस काव्य पद में, या मैं कहूँ कि इस कविता में हम छंद को समझेंगे कि छंद क्या है। छंद क्या है? अब अगर आपके समक्ष ऐसी कोई कविता लिखी गई है, ऐसी कोई रचना लिखी गई है जिसमें पूरी की पूरी लाइन में, पूरी की पूरी एक पंक्ति में लिखे गए शब्दों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। शब्दों पे और वर्णों पे लगी हुई क्या दोस्तों? मात्रा। क्या लगी हुई है? मात्रा लगी हुई है। अब मैं आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली बात कहूं कि यदि हम देखें कि यहां से लेकर, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि यहां से लेकर इस पंक्ति में, यहां से लेकर ये जितने भी वर्ण लिखे गए हैं, यहां से लेकर ये जितने भी वर्ण लिखे गए हैं, इनकी क्या संख्या, दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, इनकी क्या संख्या जो है वह बराबर रहे, या मैं कहूं इनकी क्या मात्राओं की संख्या क्या रहे? बराबर रहे। मेरे कहने का आशय समझने की प्रयास करें। एक पंक्ति या एक हमारे पास पद लिखा हुआ था, हमने इसको जूम कर लिया, ठीक है, और जूम करते ही हमने पाया क्या, अभी मैं उदाहरण, शब्द वाला उदाहरण नहीं ले रहा, अभी एक पद लिखूंगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपके समक्ष और अच्छे से क्लियर होंगी। पहले इस छंद की भूमिका समझो, ये क्या है। एक हमारे समक्ष कोई भी पद लिखा गया है, कविता लिखी गई है, या पद्य भाग में या काव्य खंड का कोई एक उदाहरण हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है, हमने उसमें पाया कि इस एक पंक्ति में जो अल्प विराम लगा हुआ था, उसके पहले भी और उसके बाद में भी, यहाँ भी जितने भी वर्ण लिखे गए हैं, यहाँ पर भी और इधर भी जितने भी वर्ण लिखे गए हैं, इन सभी वर्णों की या तो संख्या बराबर है, माना यहाँ पर 10 है और तो यहाँ भी 10 है, फिर यहाँ भी 10 है और यहाँ भी कितने हैं? 10। अल्प विराम के बाद इधर मान लीजिए 11 है, 11 है और 11 है, और यहाँ भी कितनी है? 11 11। आश्चर्य हो रहा है ना कि ऐसे भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी आपके समक्ष बहुत सारे जाने पहचाने चित परिचित उदाहरण मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो आपने एक बार नहीं हजारों बार दोहराए हैं, गाए हैं, बोले हैं, पढ़े हैं। उनकी मैं बताऊंगा वास्तविकता क्या होती है। छंद किस चिड़िया का नाम है? छंद वह होता है कि एक काव्य पंक्ति में या एक रचना में अगर कोई भी लेखक या कवि लिखते समय निश्चित वर्णों का, मात्राओं का, कौन सी जगह कोमा लगाना है, कौन सी जगह कोमा नहीं लगाना, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कोई रचना लिख देता है, तो ऐसी रचना को क्या कहा जाएगा? छंद कहा जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि आपके समक्ष मान लीजिए ये लो जी, हम देखते हैं दोहे और शायरियां पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, ऐसे कोमा लगा हुआ होता है, यहाँ पर कोई लाइन, यहाँ पर कोई लाइन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, लिखा हुआ मिल रहा है। तो उस समय हम देखते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यहां तक जितनी मात्राएं होंगी उतनी ही मात्राएं, बिन पानी सब सून अलग मात्राएं, पानी गए न उबरे, इस भाग की मात्रा इस भाग की मात्रा के बराबर होंगी और इस वाले भाग की मात्राएं इस भाग की मात्राओं के बराबर होंगी। ऐसी रचना अगर आपको दिख जाती है तो आप उसे एक छंद का नाम देते हैं।
हम कबीर दास जी का नाम लेते हैं, हम बहुत अच्छे से समझो, कबीर का नाम लेते हैं, हम रहीम का नाम लेते हैं। कबीर हो, रहीम हो, सूरदास हो, रसखान हो, तुलसीदास जी हो, इवन मैं कहूँ भक्ति काल में तो संपूर्ण कवि, भक्ति काल का सारा काव्य, भक्ति काल में जितने भी कवि लिखे हुए, जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, अनेकों कविताएं लिखी हैं, और केवल भक्ति काल ही नहीं, वर्तमान आधुनिक काल तक की भी अगर बात करें तो जहां भी हमें ऐसी रचना मिलती है जिसमें सभी के सभी लाइनें बराबर होती हैं, लाइनों को नाम क्या देंगे वो बाद की बात है। अगर ये सारा खाका बराबर होता है तो समझ लीजिए वो रचना क्या है, छंद वाली रचना है। कैसी रचना है दोस्तों? छंद वाली रचना है। और यदि एक बात और जानो, और यदि आपने पाया क्या कि आपके समक्ष जैसे मान लीजिए कोई कॉपी का पन्ना था और उसमें लिखा क्या गया है दोस्तों, उसमें लिखा गया है कि एक लाइन इतनी छोटी है, दूसरी इतनी बड़ी है, फिर इतनी छोटी है, फिर इतनी है, फिर वापस से बड़ी आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह भी एक काव्य लिखा गया है। और इस पन्ने के लिए भी क्या कह दिया गया कि यह भी एक काव्य है, काव्य। जैसा कि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग यदि आपने पढ़ी हैं कविताएं, सूर्यकांत बिल्कुल कक्षा 10 में भी चलती हैं, कक्षा 12 में भी चलती हैं, पहले भी चलती थी, आज भी चलती आ रही हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हम पढ़ते हैं, बादल राग कविता के भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी पढ़ लीजिए, हम पाते हैं कि छोटी पंक्ति, बड़ी पंक्ति, छोटी पंक्ति, बड़ी पंक्ति, और फिर यह भी कहा गया कि ये काव्य है। इसका मतलब यह हुआ कि जब लाइन में वर्णों की संख्या या मात्राओं की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, या संख्या पर ध्यान दिया जाता है लेकिन वो निश्चित नहीं होती। मान लीजिए यहाँ 15 मात्रा हैं, यहाँ पर 25 मात्रा, इसमें देखा हमने 18 मात्रा, फिर यहाँ पर 12 मात्रा, और फिर यहाँ पर पुनः 18 मात्रा। इसका मतलब मात्रा हो या वर्ण हो, वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं रहती, कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसका मतलब वो काव्य तो है, वो काव्य तो है, लेकिन ऐसी रचना को कहा जाता है छंद मुक्त रचना। क्या कहा जाता है दोस्तों? छंद मुक्त रचना। तो इस संपूर्ण खाके के परिचय से आपके जहन में एक चीज आ रही है कि छंद कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो एक निश्चित नियम का निर्धारण करती है, एक निश्चित नियम का निर्धारण करती है। हम हिंदी के विकास की बात करें तो 1050 विक्रम संवत जो हिंदी भाषा के विकास का अपभ्रंश काल था, आरंभिक काल था, उस समय के बाद से लगभग 1375 विक्रम संवत, या मैं कहूं भक्ति काल तक आते आते कवि दोहे लिख रहे थे, सोरठे लिख रहे थे, सवेये लिख रहे थे, या काव्य लिख रहे थे। लेकिन रीतिकाल में आकर के लक्षण ग्रंथों का 1050 से 1375 तक आपका जो समय था वह आदिकाल होता है दोस्तों। कौन सा समय है हिंदी का? आदिकाल, या मैं कहूं आरंभिक काल, शुरुआती काल। और 1375 से लेकर के 1375 विक्रम संवत 1375 से लेकर के और जो 1700 का समय है, इसमें आपके भक्ति संबंधित कविताएं लिखी गई। जब हम हिंदी के काल की या हम बात करें साहित्य के इतिहास की वार्ता करेंगे तब ये चीजें आती हैं। और 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक जो काल क्रम था जिसमें काव्य लिखा गया दोस्तों, उस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उस समय रीतिकाल नाम दिया गया, और उस रीतिकाल में क्या लक्षण ग्रंथ लिखे गए, काव्य के लिखने के नियम निर्धारित कर दिए गए, उन नियमों का नाम दे दिया गया, लक्षण ग्रंथ, और उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए, लेकिन उससे पहले छंद प्रकाश में आ चुके थे। अब बात आती है हमारे बिंदु का, एक मोटा सा खाका हमारे जहन में आया कि इस छंद का इतिहास तो बहुत स्वर्णिम रहा है। एक हल्का सा परिचय हमने पा लिया कि यदि कोई कविता की पंक्ति में सभी लाइनें बराबर हैं तो वो छंद है, चाहे वो मात्राओं से बराबर हो जाए। मात्राओं से बराबर होने का मतलब जैसे मैं कहूं कि एक लाइन में 10 मात्राएं, दूसरी में भी 10, तीसरी में भी 10 रहेंगी, चौथी में भी 10 मात्राएं। गिनते कैसे हैं ये जहन में आपके प्रश्न आ रहा है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले केवल मैंने आपको इतना सा बताया है कि छंद क्या चीज है। छंद है कविता लिखने की एक शैली, कविता लिखने की एक शिल्पगत विशेषता, या मैं कहूं एक रचना लिखने का ऐसा तरीका जिसमें वर्णों का, जिसमें मात्राओं का, जिसमें ठहरने का, जिसमें पढ़ने का सब स्थान निर्धारित किया हुआ हो,
वो रचना कौन सी रचना में गिनी जाती है? छंद में गिनी जाती है। तो ये एक मोटा सा खाका मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम पढ़ते हैं इसकी तथ्यात्मक जानकारियों से। क्या हम बात करना चाहेंगे दोस्तों किसकी? छंद की। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि हमें एक बिंदु को पढ़ते समय या बिंदु को आरंभ करते समय पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो इस छंद का सबसे पहला प्रश्न, जो छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या? शाब्दिक अर्थ। छंद का एक प्रश्न क्या? शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है। बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि छंद के शाब्दिक अर्थ से ही आपको अगर पूछ लिया जाए तो देखो, छंद का अभी अभी हमने देखा क्या कि छंद में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों? यहां पर एक निश्चित लंबाई है, निश्चित संख्या है। तो निश्चित लंबाई, निश्चित संख्या, इसका मतलब यहां पर एक अर्थ जो इसकी परिभाषा की ओर भी संकेत करेगा, वह अर्थ तो आपको याद रखना है। कौन सा? बांधना। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बांधना। उसके बाद अन्य अर्थ, दूसरा जो महत्वपूर्ण अर्थ हमें पता होना चाहिए वह होता है क्या? प्रसन्न करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करना है। और खुसर फुसर करके जो वार्ता होती है, फुसलाना, बिल्कुल फुसलाना, क्योंकि ये छंद जो शब्द है वह अनेकार्थक शब्द है। काव्य के संदर्भ में इसका क्या अर्थ होगा वह बात और है, यह बात और है, वह बात और है। कौन सी? कि काव्य में इसका अर्थ क्या होता है, उस बात की हम चर्चा नहीं कर रहे। केवल अभी हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं, वह किस पर है? इसके शाब्दिक अर्थ पर, कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो छंद का शाब्दिक अर्थ में देखो, बांधना कह सकते हो, प्रसन्न करना, फुसलाना। एक और शब्द आता है दोस्तों, क्या? आच्छादित करना। क्या आता है? आच्छादित करना। आच्छादित करना, छाना जिसको हम कहते हैं, जैसे बादल आच्छादित हैं, बादल छाए हुए हैं। तो इसका एक अन्य अर्थ यह भी होता है, क्या? आच्छादित करना। ये तो केवल इस छंद के क्या लिखे हैं हमने? शाब्दिक अर्थ लिखे हैं। ये तो क्या लिखे हैं हमने? इसके शाब्दिक अर्थ। छंद यानी बांधना, यह इसकी परिभाषा की ओर संकेत करेगा। इसके अलावा अन्य अर्थ कौन कौन से? प्रसन्न करना, फुसलाना या आच्छादित करना। अब बात आती है क्या इसकी दोस्तों? हम परिभाषा लेना चाहेंगे। क्या लेना चाहेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है वो समझो। अलग अलग परिभाषाएं इसकी प्रचलन में आई हैं, अलग अलग परिभाषाएं इसकी प्रचलन में आई हैं। देखो क्या कहा गया इसकी परिभाषा के संदर्भ में, क्या? वह रचना जिसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है। वह रचना जिसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह इसकी पर्याप्त परिभाषा नहीं है, यह इसकी प्रारंभिक परिभाषा है दोस्तों। क्या है ये? इसकी प्रारंभिक परिभाषा है कि जब छंद से लोगों का बहुत अच्छा सुदृढ़ परिचय उनको प्राप्त नहीं हुआ तो उनके जहन में एक ही चीज आ रही थी। उस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इस परिभाषा को हम ऐसे भी समझेंगे, क्या? कि मान लीजिए आपकी ये कॉपी का जो पृष्ठ है, इसमें आपने क्या लिखा है? कोई भी रचना आपने लिख दी, कोई भी रचना आपने लिख दी। जैसे मान लीजिए आपने कुछ कविताएं की पंक्तियां लिखी हैं, ये लो जी, ये कविताओं की पंक्तियां लिखी। परिभाषा क्या कह रही है? वह रचना जिसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखने का मतलब, जैसे पहली पंक्ति में हम एक छंद का ही उदाहरण ले लें, जैसे 15 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं दोस्तों? 15। दूसरी पंक्ति में भी 15 मात्राएं, तीसरी में भी 15 मात्राएं और चौथी में भी कितनी मात्राएं हैं? 15। हालांकि यह मैंने चौपाई छंद जो है जिसका हम अभी चर्चा करने वाले हैं, चौपाई छंद के लक्षणों के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया कि चौपाई नहीं है, चौपाई अलग चीज है, चौपाई अलग चीज है। आपके जहन में चौपाई लिखते आ रहा है कि सर चौपाई होता है, चौपाई नहीं होता।
चौपाई चीज अलग है, चौपाई चीज अलग है। चौपाई में 16 मात्राएं आएंगी, मैं यहां 15 की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो जो चौपाई छंद है, तो ऐसी कोई रचना जिसमें यह ध्यान रखा गया हो कि प्रत्येक पंक्ति में 15-15 मात्राएं ही आएंगी। इसका मतलब मात्राओं की संख्या का क्या रखा गया है, ध्यान। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम छंद कह देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, छंद। यह केवल प्रारंभिक या आरंभिक परिभाषा को स्पष्ट कर रहा है। एक उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा, इसे एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम इसकी अन्य परिभाषा और वास्तविक परिभाषा पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखो, हम आगे की जो बात आरंभ कर रहे हैं वो क्या है, हमने बेसिक सा परिचय इसका प्राप्त कर लिया। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या, दूसरी परिभाषा के संदर्भ में मैं कहूं क्या कि वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है। वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा मात्राओं की संख्या का क्या रखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखा जाता है। वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखा गया हो और मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा गया हो, उसे क्या कहेंगे, उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। लेकिन वही बात, जैसे पहले आरंभिक परिभाषा अपूर्ण रही या अधूरी रही, पूर्ण नहीं थी, हाँ वो गलत नहीं है लेकिन पूर्ण भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार उसमें केवल हम बात कर रहे थे किसकी संख्या की दोस्तों, मात्राओं की संख्या की। इसमें एक नई चीज और जोड़ दी, क्या, वर्णों की संख्या। क्या जोड़ दी दोस्तों, वर्णों की संख्या जोड़ दी कि ऐसी कोई भी रचना जिसमें वर्णों की संख्या का भी ध्यान रखा जाए और मात्राओं की संख्या का भी ध्यान रखा जाए, वह छंद होगी। हालांकि एक छंद के निर्धारण के लिए ये दोनों चीजें बेहद आवश्यक हैं। एक छंद के निर्धारण के लिए कि कौन सी पंक्ति में कौन सा छंद है, इस बात की पहचान करने के लिए आपको उस पंक्ति में उसके या तो वर्ण निश्चित पता होने चाहिए या मात्राएं निश्चित पता होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों को ही हम पूरी परिभाषा मान लें, यह संकुचित अर्थ होगा, यह सीमित होगी बात। अब बात करते हैं कि वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, या इसकी एक सही और सटीक जो परिभाषा बैठती है वह क्या होगी। तो देखो, छंद की जो एक सही, सटीक और वास्तविक परिभाषा क्या होगी वह देखते हैं दोस्तों। क्या कि वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या, मात्रा अर्थात मात्राओं की संख्या, इसके अलावा देखो यति, ये क्या होती है, ये पारिभाषिक शब्द हैं दोस्तों, अभी आएंगे सभी के परिचय हैं। गति, यति, गति, गण, व चरण आदि का ध्यान रखा जाता है, का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। केवल परिभाषा ये रटने के लिए तो पर्याप्त है कि छंद किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे कि सर वह रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, गण व चरण आदि का ध्यान रखा जाए ना, ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। हमारे पास मोटे मोटे 5-6 नाम आ गए दोस्तों। क्या क्या आ गया, ऐसी रचना जिसमें एक तो वर्ण कितने हैं यह ध्यान रखा जाए, या फिर मात्राएं कितनी हैं इस बात का ध्यान रखा जाए, यति क्या होती है पता नहीं, अभी बताऊंगा, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, गति क्या होती है यह भी पता नहीं, हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अभी हम इसकी परिभाषा लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पारिभाषिक शब्द हैं दोस्तों। इन सब की अपने आप में एक परिभाषा है, इनके सब में अपने आप के एक नियम है, अपने आप में पूरा बिंदु है। ये गति
गण और चरण, इन सब चीजों का यदि किसी रचना को, किसी कविता को लिखते समय ये सारी बातें यदि ध्यान में रखी जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। दोस्तों, इस छंद से संबंधित महत्वपूर्ण बात की जाए तो परिभाषाओं के संदर्भ से आप ये कह सकते हो क्या कि महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा यह होगी, यह आपके इसमें छंद की क्या है? महत्वपूर्ण परिभाषा है ये वाली। अब समझ जाइए, अगर हालांकि रिटर्न पेपर होता है, अगर किसी में भी थ्योरी का प्रश्न पूछा जाता है छंद किसे कहते हैं, तो यह परिभाषा ही आपको पूर्णता प्रदान कराती है। ये परिभाषाएं केवल समीचीन हैं, सीमित हैं, संकुचित अर्थ बयां करती हैं कि ऐसी कोई भी रचना जिसमें वर्ण का, मात्रा का, यति, गति, चरण, आप इसमें चाहो तो एक चीज और जोड़ सकते हो, क्या? तुक। अभी बताऊंगा ये क्या होती हैं सब चीजें। तुक है, गण, तुक और चरण आदि का ध्यान रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम छंद कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? छंद का नाम क्या होता है, छंद किसे कहते हैं, पता चल चुका। अब बात आती है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आया कहां से? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह बात समझ लेने के बाद जो हमें अगली बात महत्वपूर्ण होती है जानने की, वो बता देता हूं। हम इसको विशेष करके भी समझ सकते हैं। क्या? विशेष तथ्य समझने हैं, और इस छंद से संबंधित ये विशेष तथ्य हैं। बिंदु से हट के हमें कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन संबंधित कुछ नहीं छोड़ना। तो देखो, इसके विशेष तथ्य में सबसे पहली बात क्या कि छंद का जो आरंभ है, छंद का जो आरंभ है वैदिक काल से ही माना जाता है। कौन से काल से? वैदिक काल से माना जाता है। इसका मतलब पहली बात, वैदिक काल से अगर इसका आरंभ माना गया दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि वेदों में भी छंद थे, वेदों में भी छंद हैं, वेदों में भी दोस्तों छंद हैं, वेदों में छंद हैं, बिल्कुल हैं। वैदिक काल से विकास हो रहा है, इसका मतलब वेदों में भी क्या है? छंद हैं। और अगर वेदों में भी छंद हैं तो प्रश्न यह भी बनता है कि सर कौन से वेद में छंद हैं? बिल्कुल प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात यहां से निकल कर आ रही है, और वो क्या है मैं लिख रहा हूं। क्या? ऋग्वेद। हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद के, आपने कभी वेद पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हो या वेद पढ़े हो, तो आप देखते हैं कि वेदों में मंडल होते हैं, मंडलों में सूत्र होते, सूक्त होते हैं, और सूक्त में सूत्र होते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, कौन से मंडल में दोस्तों? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में। बहुत अच्छे से चीजें बता रहा हूं, ये बहुत डेप्थ की जानकारियां हैं, आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। हाँ, सामान्य व्याकरण का बिंदु इसे न समझा जाए, ये पहले बता देता हूं। बहुत अच्छा बिंदु है, बहुत टफ बिंदु है, लेकिन समझ में आएगा। क्या? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में, जिस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त, और उसके पुरुष सूक्त के 90वें सूत्र में, 90वें सूत्र में छंद विधान की चर्चा की गई है। छंद विधान, या हम कहें छंद की चर्चा की गई है, छंद विधान की चर्चा की गई है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि मैंने अभी अभी ये कहा, छंद का आरंभ कहां से माना गया? वैदिक काल से माना गया। तो जाहिर सी बात है, यह प्रश्न उठना लाजमी था कि सर यदि वैदिक काल से ही छंदों का विकास हुआ माना जाता है, या वैदिक काल से ही छंद थे, तो कौन से वेद में छंद का उल्लेख मिलता है या छंद व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो मैंने आपको बता भी दिया कि वेदों में भी छंद हैं। इस बात का मतलब यही तो हुआ, वैदिक काल का मतलब वेदों में भी छंद हैं। और कौन से वेद का मैंने आपके समक्ष एक तथ्य प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना सदैव के लिए क्या कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में, या हम बात करें 9वें सूत्र में, इस छंद विधान की व्यवस्था की चर्चा की गई है। आप इसे एक चाहे तो एक तथ्य के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे?
ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त 90वें सूक्त। अब 90वें सूक्त का नाम क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं। पुरुष सूक्त है दोस्तों। क्या है वो? पुरुष सूक्त। 90वें सूक्त के अंतर्गत 90वें मंत्र में छंद की चर्चा की गई है। छंद की चर्चा की गई है। बहुत अच्छे से इस बात को समझने का प्रयास करें कि वैदिक काल में या हम कहें हमारे वेद में भी छंद है तो बिल्कुल है। कहाँ पर है वेद में छंद? तो आप कह देना ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जिसका नाम क्या है? पुरुष सूक्त। क्या नाम है दोस्तों? पुरुष सूक्त के अंतर्गत कौन से मंत्र में? 90वें नंबर के मंत्र में छंद की चर्चा की गई है। यह आपके लिए एक बहुत विशेष तथ्यात्मक जानकारी है जिसका हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आई? एक बार इसको आराम से साथ में नोट्स भी बनाते रहिए दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आपको बुक्स में नहीं मिलती है, ये हमें पता रहना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं कह सकते इसको, हम ये कहेंगे कि यह है हिडन सिलेबस है, छुपी हुई बातें लेकिन जुड़ी हुई बातें हैं ये, तो हमें पता होनी चाहिए। एक बात हो चुकी है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? छंद से संबंधित दूसरी विशेष तथ्य क्या? छंद के आदि आचार्य, मान लिया क्या? अभी हमें पता चल चुका कि छंद का आरंभ वैदिक काल से है। छंद का नाम या छंद विधान की चर्चा वेदों में भी की गई है। तो जाहिर सी बात है, हम वेद की बात करते हैं, वेद ब्रह्म लिखित हैं, तो छंद के आदि आचार्य कौन हो गए दोस्तों? ब्रह्मा जी। कौन हो गए दोस्तों? ब्रह्मा जी हो गए। छंद के आदि आचार्य या प्रथम आचार्य कौन हो गए? ब्रह्मा जी। लेकिन हम बात करें क्या? सर्वविदित आचार्य या हम कहें सर्वमान्य आचार्य, जिसका नाम क्या है भाई दोस्तों? पिंगल। सर्वमान्य आचार्य कौन? पिंगल। आचार्य पिंगल, इनकी रचना अगर आपसे पूछी जाए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी सी तथ्यात्मक जानकारियां हैं दोस्तों जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, आदि प्रवर्तक के रूप में है सर्वमान्य आचार्य, या हम इनको ये भी कह सकते हैं सर्वमान्य आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल। और रचना कौन सी है इनकी? छंद सूत्र है, छंद सूत्र। और इस छंद सूत्र को ही ध्यान रखना प्रथम छंद शास्त्र कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? छंद शास्त्र कहा गया है। प्रथम छंद शास्त्र कौन सा है? छंद सूत्र है। कौन सा है दोस्तों? छंद सूत्र है। और छंद सूत्र किसके द्वारा रचित है? तो आप ये कहेंगे आचार्य पिंगल द्वारा रचित है। सर्वमान्य आचार्य पिंगल द्वारा। आचार्य पिंगल को क्या कहा जाता है? छंद का आदि प्रवर्तक। किसका? छंदों का आदि प्रवर्तक। जबकि हमें पता है छंद के आदि आचार्य, आरंभिक आचार्य जिन्होंने छंद का प्रयोग किया वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो जाहिर सी बात है ब्रह्मा जी से चले आ रहे छंद वर्तमान के हम बात करते हैं कि आदि प्रवर्तक, जिनका नाम आचार्य पिंगल है। आचार्य पिंगल है जिनकी रचना का नाम छंद सूत्र, और इस छंद सूत्र को ही कहा जाता है प्रथम छंद शास्त्र, अर्थात प्रथम छंद की रचना। तो अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मा जी से लेकर पिंगल तक कौन कौन से छंद के संबंधित आचार्य हुए हैं। बिल्कुल ये पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि छंद के आदि ब्रह्मा या आदि कौन है, तो ब्रह्मा जी। छंद के आदि आचार्य तो कौन हो गए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पश्चात आता है नाम किसका?
बृहस्पति का। किसका नाम आता है दोस्तों? बृहस्पति। किनका नाम आता है? ये नाम हमें पता होना चाहिए, नाम हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है कि इनमें छंदों के जो आदि प्रवर्तक आचार्य थे, छंदों के जो आदि प्रवर्तक आचार्य हैं, उनमें कौन कौन है। तो सबसे पहले आ गया कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में कौन है? ऋषि च्यवन या च्यवन ऋषि। और इन्हीं के साथ एक नाम और चलता है क्या? दुष्च्यवन। च्यवन या दुष्च्यवन ऋषि। च्यवन या दुष्च्यवन ऋषि, बिल्कुल। उनके बाद में है मांडव्य ऋषि। मांडव्य के बाद में आते हैं आपके शैतव ऋषि, आचार्य शैतव। शैतव के बाद में आते हैं आपके कौन? यास्क मुनि। और यास्क मुनि जी के बाद में कौन आते हैं? आपके आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल। ये नाम आपको पता होने चाहिए कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, इनका क्रम क्या रहेगा। हालांकि छोटे परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछता, पर हो सकता है कोई सब्जेक्टिव परीक्षा आ जाती है तो ये पूछा जाए कि छंद का वर्तमान में आदि प्रवर्तक यदि आचार्य पिंगल को माना जाता है और आदि प्रवर्तक या हम आदि आचार्य ब्रह्मा जी को मानते हैं, तो ब्रह्मा जी से लेकर इस पिंगल के बीच में जो कौन कौन से आपके छंद आचार्य या छंद प्रवर्तक या छंद शास्त्र के प्रणेता रहे हैं, तो उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद में नाम आएगा बृहस्पति, उसके बाद में आएगा च्यवन ऋषि, उसके बाद में मांडव्य, फिर शैतव, शैतव के बाद यास्क मुनि, और उसके बाद में कौन है? आपके आचार्य पिंगल, जिनके द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? छंद सूत्र। और इनकी इस छंद सूत्र रचना को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रथम छंद शास्त्र का दर्जा दिया गया है। प्रथम छंद शास्त्र इसे कहा जाता है। ये छंद से जुड़ी हुई दो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बातें जो आपके समक्ष मैंने साझा की हैं, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहली हमने बात जानी दोस्तों, और वह बात क्या जानी कि छंद के आदि प्रवर्तक की नाम लिया जाए या आरंभ की बात की जाए तो छंद का आरंभ वैदिक काल से माना गया। और वैदिक काल में कहें तो वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ध्यान से समझना, 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में, 10वां मंडल 90वां सूक्त और 9वां मंत्र, 10वें मंडल के 90वें सूक्त। ये पूछे भी नाम तो पता देना। 10वें मंडल के 90वें सूक्त का नाम क्या है? पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत 9वें मंत्र में छंद की चर्चा की गई है। और इसके बाद हमें एक नई बात जानने को मिली, वह क्या है कि छंद के आदि आचार्य, जैसे ऋग्वेद में उल्लेख हो गया तो वेद ब्रह्म लिखित, तो अर्थात आदि आचार्य कौन हो गए? ब्रह्मा जी। सर्वमान्य हम बात कहें आदि प्रवर्तक किसको कहा जाता है? आचार्य पिंगल को कहा जाता है। पिंगल के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? छंद सूत्र। और इसे ही क्या कहा जाता है? प्रथम छंद शास्त्र का गौरव प्राप्त है। फिर सवाल यह उठा कि ब्रह्मा जी तो कब हुए? ब्रह्मा जी तो कब हुए और पिंगल अब हुए, तो कब से अब तक कौन कौन से मुनि या कौन कौन से आचार्य छंद शास्त्र के प्रणेता या प्रवर्तक रहे हैं? तो हमें वह क्रम भी पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी के बाद बृहस्पति, उसके बाद च्यवन या दुष्च्यवन, उसके बाद आपके मांडव्य, उनके बाद आते हैं आपके शैतव, शैतव के बाद में यास्क मुनि, और तत्पश्चात कौन से हैं? आचार्य पिंगल। यह बात भी हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, यह बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसे एक बार आप और गौर से देखिए, फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, नई चर्चा आरंभ करते हैं दोस्तों। ये छंदों के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाने हैं। अब बात आती है दोस्तों आपके क्या छंद से संबंधित अंग, या हम बात करेंगे छंद के अंग की। ये अब तक केवल परिभाषा हमारे काम की, फिर उसके बाद ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हमारे काम के। अब आते हैं अंग तक। बिल्कुल सर, छंद के उदाहरण वो नाम तो बहुत बाद की बातें हैं दोस्तों, उनसे पहले तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज के तथ्य हमें जानने हैं। तो अब आते हैं क्या? छंद के अवयव।
या आप छंद के अंग भी पढ़ सकते हो कि छंद के लिए हमें कौन कौन सी बातें आवश्यकता पता होनी चाहिए, क्या क्या। सबसे पहले यति, सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वह क्या है, यति। अभी अभी हमने परिभाषा में जाना है, अभी अभी हमने दोस्तों ये परिभाषा में जाना है, देखो अभी अभी हमने जाना है परिभाषा में, ये रहा क्या कि ऐसी कोई भी रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, गण, तुक, चरण आदि का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब नाम परिभाषा में मनमर्जी से तो नहीं लिख दिए गए, ये क्या है, सभी के सभी ये छंद के अवयव हैं दोस्तों, ये छंद के क्या हैं, अवयव हैं। तो सबसे पहला तो कौन सा अंग आया दोस्तों, कौन सा अवयव आया, यति। यति के पश्चात हम चर्चा करेंगे किसकी, गति। यति, गति। नंबर 3 पे आता है दोस्तों चरण। नंबर 3 पे क्या आएगा, चरण। अगला है मात्रा। अगला कौन सा है दोस्तों, मात्रा। ये बहुत बेहद बहुत आवश्यक चीजें हैं दोस्तों, हैं बहुत आवश्यक चीजें हैं, मात्रा है। उसके बाद में आता है आपका क्या, दल, और अंतिम है महत्वपूर्ण चीज में क्या, गण। यति, गति, चरण, मात्रा, दल, गण। यति, गति, चरण, मात्रा, दल, गण, इन सब की परिभाषाएं अभी मैं बताने वाला हूं। पहले हमें जहन में पता तो होना चाहिए कि हम क्या चीज बात कर रहे हैं। छंद के अवयव हम चर्चा में सम्मिलित कर रहे हैं कि एक छंद में कौन कौन सी बातें होती हैं जो जानना एक पाठक के लिए, एक श्रोता के लिए जरूरी है। अगर आप छंद का प्रकार पहचानना चाहते हैं, छंद शास्त्र को समझना चाहते हैं, छंद विधान या छंद व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो आपकी समझ में पहले इन्हें स्थायित्व प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन सी दोस्तों, यति। यति किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, देखो किसी भी रचना को, सुनना ध्यान से, किसी भी रचना को पढ़ते समय जहां आप विराम लेते हो वो यति कहलाता है। यति का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे समझ लीजिए, यति यानी ठहराव अर्थात विराम। क्या होता है दोस्तों, यति का मतलब ठहराव या विराम होता है। ऐसे समझिए हमारे समक्ष कोई भी लाइन लिखी हुई है और यहाँ इस लाइन को यहाँ से पढ़ना आरंभ किया और यहाँ तक पढ़ा, फिर उसके बाद हम आराम किए, फिर यहाँ से पढ़ना यहाँ तक पढ़ते रहे। तो इस एक पंक्ति को पढ़ते समय बीच में आपने एक बार क्या लिया है, ठहराव लिया है, विराम लिया है। दोस्तों यह विराम या ठहराव ही क्या कहलाता है, यति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, यति कहलाता है। अर्थात पद्य रचना के पठन के समय है, रचना को पढ़ते समय जहां ठहराव लिया जाता है, जहां ठहराव लिया जाता है उसे यति कहते हैं, उसे यति कहते हैं। समझ में आया? मतलब एक लाइन को पढ़ते समय आप जिस जगह विराम लेंगे, जिस जगह अगर आप रुक रहे हो, जिस जगह, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो रीत चली आई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो हम 3 जगह रुक रहे हैं। तो जहां भी हम किसी भी चरण के पठन के समय, किसी भी पंक्ति के पठन के समय या श्रवण के समय
पढ़ने वाला पाठक या कहने वाला जो भी आपका वाचक होता है वह विराम लेता है, हल्का ठहराव लेता है, उसे ही क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। और हम जैसा कि देखते हैं छंदों के चरणों में जहाँ यति होती है वहाँ अधिकतर, सदैव नहीं पर अधिकतर वहाँ अल्प विराम या कोमा लगा हुआ हमें मिलता है दोस्तों। तो यह तो क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी यति। यह क्या कहलाएगी, यति कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, यति कहलाएगी। एक उदाहरण से इसे हम समझते हैं। हमने लिखा क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जय हनुमान, ये लाइन आपने यहां से पढ़ना आरंभ की और यहां तक पढ़ते रहे। उसके बाद आपने क्या लिया, हल्का ठहराव लिया। यहां पर क्या लिया, हल्का ठहराव लिया, ये अल्प विराम लगा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ना आरंभ किया और पढ़ते चले गए और फिर यहां आकर के आपने पुनः विराम लिया। तो एक पंक्ति को पढ़ते समय आप जिस मध्य में या हम कहें जिस स्थान पर आपकी वाणी को विराम दे रहे हो, आपकी वाणी को जिस जगह विराम दे रहे हो, यह विराम बिंदु ही, यह विराम देना ही क्या कहलाता है दोस्तों। तो आप इसे कहेंगे कि सर यह यति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यति कहलाएगी। बताओ समझ में आया क्या। एक चरण के पठन के समय, बहुत अच्छे से समझो, या एक पंक्ति के पठन के समय जहां विराम लिया जाता है उसे यति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ठहराव या विराम कहा जाता है। पहली बात क्लियर हुई, पहली बात। नंबर 2, बात नंबर 2, बढ़े आगे, लिखते चलिए साथ में इसको। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, गति। उदाहरण कौन सा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपने ये लाइन पढ़ी, बहुत अच्छे से समझना। बात कर रहा हूं किसकी, गति की। गति क्या होती है, यह लाइन आपने यहां से पढ़ना आरंभ किया, यहां तक लगातार पढ़ते रहे, फिर यहां पर रुके, यति आ गई। यति आ गई। यति आने के बाद में फिर से आपने क्या किया, पढ़ना आरंभ किया, लगातार पढ़ते गए और फिर वापस से यहां ठहरे रहे हो। तो एक चरण को जहां से आपने पढ़ना शुरू किया और यति पर आप रुके, तो यहां जय से लेकर, जय वर्ण से लेकर के नय वर्ण तक आप इसे लगातार पढ़ते चले गए, लगातार पढ़ते चले गए। यह लगातार जो आप पढ़ रहे हो, यह लगातार पढ़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, यह गति कहलाता है। क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यति यानी ठहराव, गति यानी बहाव। यति यानी ठहराव, गति यानी बहाव। कि एक चरण के पठन के समय जिस जगह विराम लिया जाता है, हल्का ठहराव लिया जाता है, वह यति होती है। और एक चरण के पठन के समय जिस जगह तक लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस चरण को लगातार पढ़ना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गति कहलाता है। कि अगर आप किसी भी काव्य पंक्ति को लगातार पढ़ रहे हो तो वह क्या कहलाएगी दोस्तों, तो उसे आप क्या कह सकते हो, गति कह सकते हो। हम क्या कह देंगे उसको, गति कह देंगे, हैं बिल्कुल। इस गति में जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो इसमें आपकी वाणी ऊपर हो रही है। देखो ये वाणी का उतार चढ़ाव, चढ़ाव उतार, उतार चढ़ाव। जो ये वाणी का उतार चढ़ाव हो रहा है, ये सारा का सारा इस पंक्ति से यहां तक जब यति आई तब तक होता रहा। या मैं कहूं यहां पर हमने पढ़ना आरंभ किया और आपने देखा होगा ऐसे एक्सरे की तरह लाइनें चलती हैं, बी बी बी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे चलती है ना साउंड्स की ध्वनियां, या हम कहें वॉल्यूम चलती रहती है। तो जो ये उतार चढ़ाव हो रहा है वाणी का, आप इसे आप ये ऐसे समझ लिए, वाणी का आरोह है अवरोह है, आरोह है अवरोह है। आरोह यानी चढ़ाव या चढ़ना, और अवरोह का मतलब होता है उतरना। ये आता भी है आरोह और आरोही, आरोह और अवरोह, आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
चढ़ता क्रम और उतरता क्रम। आरोही पर्वतारोही पर्वत प्लस आरोही पर्वत योग आरोही पर्वत पर चढ़ने वाला। तो जो ये वाणी का चढ़ना और ये उतरना हो रहा है, वाणी का उतार चढ़ाव जो हो रहा है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो गति की परिभाषा में हम क्या लिख देंगे दोस्तों? किसी छंद को पढ़ते समय वाणी के उतार चढ़ाव को गति कहा जाता है। वाणी का जो आप उतार चढ़ाव कर रहे हो नॉन स्टॉप, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? गति कहा जाता है। अर्थात लगातार पढ़ना है, अर्थात लगातार पढ़ना। लगातार पढ़ना क्या कहलाएगा दोस्तों? गति कहलाएगा। अब अच्छे से समझो, यह तो क्या है दोस्तों? यति। यह तो क्या है? यति। और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों क्या है दोस्तों? गति। ये दोनों क्या है? आपकी गति। दोनों चीजें समझ में आई? यति का मतलब एक लाइन में ब्रेक, ये ले लिया हमने। तो ये तो क्या है? यति। तो इस लाइन को यहां से यहां तक पढ़ना, फिर इस लाइन को यहां से लेकर के यहां तक पढ़ना, ये क्या कहलाएगी आपकी दोस्तों? ये कहलाएगी गति। ये क्या कहलाएगी? आपकी गति कहलाएगी। आशा करता हूं ये दोनों बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। क्लियर? अभी तक हम छंद के अवयवों की बात कर रहे हैं। 2 अवयव हमने जाने हैं। बहुत अच्छे से सुनो इसको, बहुत अच्छे से। हमारे पास छंद के जो अवयव थे, उन अवयवों में हमारे पास 6 नाम आए हैं मोटे मोटे। इनसे जुड़ते हुए और भी आएंगे, वो बताऊंगा। जैसे तुक आता है, तुक। एक होती है लय, सब चीजें आएंगी। तो ये कोई एक, तो सबसे पहला कौन सा? यति। किसी भी छंद या चरण के पठन के समय जहां हल्का विराम या ठहराव लिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? यति। और जहां आप रुक रहे हो वो तो यति, और जहां तक आप पढ़ रहे हो, जहां तक आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने यहां से पढ़ना आरंभ किया, यहां से पढ़ना आरंभ किया, यहां से पढ़ रहे हो, वाणी का उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां तक आपने पढ़ दिया। तो नॉन स्टॉप जहां पर आकर के आप यति ले रहे हो, तो यहां से आरंभ से यति तक, फिर इस यति से पूर्ण विराम तक एक चरण को लगातार पढ़ना, जिसमें वाणी का उतार चढ़ाव आरोह अवरोह हो रहा है, वो क्या कहलाएगी दोस्तों? गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? गति कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आशा करता हूं यह वाली बात यहां तक आपके समझ में आई होगी। इसके बाद शेष रहे छंद के अवयव, या हम बात करें शेष रहे छंद के अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।